नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको आपका स्वागत करते हैं अपने न्यू सेशन पे जिसका नाम है इनिएक कंप्यूटर। आप लोगों ने एबेकस, नेपियर ये जर्नी को पढ़ा था कि कैसे-कैसे कंप्यूटर एक छोटे से एबेकस से लेकर के और एनालिटिकल इंजन तक की दूरी तय की। ठीक है? बहुत छोटी-सी कल्पना वाली चीज़ है कि हम छोटी चीज़ों को भी गणना में लेते थे। जैसे पहले के बच्चों को देख लिया जाता है कि स्टिक से भी में काउंटिंग कर लेते थे। कुछ फिगर दे कर के मैंगो, एप्पल इनका भी डायग्राम के थ्रू चीज़ों को काउंट करते थे। लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर की रूपरेखा पूरी तरह से बदल चुकी है। ठीक है? पहले वाले कंप्यूटर की तुलना में आज के कंप्यूटर किसी भी तरह से सेम नहीं दिखने वाला है। सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आज हमारा सेशन रहने वाला है ENIAC कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर एंड इडवैक कंप्यूटर। मतलब ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट दिखेंगे। लेकिन दोनों तीनों क्या है, एक दूसरे से टोटल डिफरेंट है। फिर हम आएँगे मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। और ये सारी चीज़ें जब हमारी जर्नी कंप्यूटर की खत्म हो जाएँगी, समाप्त हो जाएँगी, उसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की कौन-कौन सी पीढ़ियाँ होती हैं। सामान्य तौर पे हम 5 तरह की जनरेशन पढ़ते हैं, लेकिन उनके आगे भी हमने आपको बताया था कि हाइपोथेटिकल जनरेशन भी होती है। कल्पना जैसे हम कल्पना करते हैं, कल्पना में भी कंप्यूटर की कैसी रूपरेखा हो सकती है। मतलब ऐसा जहाँ हार्डवेयर भी ना हो, सॉफ्टवेयर भी ना हो, ह्यूमन के ब्रेन जैसा जो हमारा आज के डेट में एआई क्रिएट हो चुका है, वो कैसे काम करता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने पहले वाले सेशन में देख लिया। अब हम जब जनरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें देखेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप मेरे पूरे वीडियो को पहले से लेकर के अभी तक जितनी भी लेक्चर मिल चुकी है आपको, उसको देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप जब चैनल को शुरू से सारे वीडियो और लेक्चर कंटेंट को देखेंगे, तो आपका ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि आपको जो चीज़ मिल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत ही बेहतरीन है। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो फ्री वाली चीज़ को तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है? तो मैं आपसे एक अच्छी बात बताने वाला हूँ। आप अगर चाहते हो कि आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिले, अमृतसर से पढ़ना है, तो पहले आपका मोटो ये होना चाहिए कि भाई हमारा एक टारगेट है जनवरी-फरवरी में कि हमको उस लिमिट तक पहुँच जाना है। मैं चाहता हूँ कि अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे-अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करके पढ़ाऊँ, सब चीज़ समझे। तो आपको क्या करना है, हमारे सब्सक्राइबर को एक लिमिट तक पहुँचा देना है और वो सब आप ही के हाथ में है। एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है ना, यूनिवर्स में भी उसका क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है। गुरु शिष्य परंपरा बहुत बड़ी चीज़ है। आ रही बात समझ में? तो हम अपने सेशन के तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है ENIAC कंप्यूटर। ओके? कम टू द पॉइंट। ठीक है। देखेंगे ENIAC कंप्यूटर क्या कहता था। उस दौर में ENIAC कंप्यूटर की कैसी जर्नी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ENIAC कंप्यूटर की क्या देखेंगे, फुल फॉर्म कि ENIAC कंप्यूटर क्या काम करता था। आ रही बात समझ में? तो देखिए ENIAC कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब ENIAC कंप्यूटर जो है एक तरह का इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर मतलब जैसे मैथ में आपने पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब कि जो बांटने का काम करता है, तोड़ देता है चीजों को, और इंटीग्रेशन मतलब जो जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है भाई? जोड़ने का। तो उस समय का ये जो यूनिएक कंप्यूटर था, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर था। बड़े-बड़े संख्याओं को, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लेता था। ठीक है ना? दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। मतलब प्रोग्रामिंग करके प्लानिंग जो हमारे दिनचर्या में होती है ना, कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमको क्या-क्या प्लानिंग करनी है, क्या प्रोग्रामिंग करना है। तो इन्हीं कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जो क्या करता था, विद प्रोग्रामिंग वर्क करता था। ठीक है? और सबसे अच्छी बात क्या है
कि इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और यह 1945 से 1946 में कंप्लीट हुआ। तो आप देखेंगे जो विश्व युद्ध हुआ था ये 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के दौरान ये द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था। ठीक है, टोटल के टोटल इनके टाइम ड्यूरेशन में 6 ईयर लगे। कितने लगे? 6 साल। और उन्हीं के टाइम पे हमारा ENIAC कंप्यूटर भी क्या हुआ, इन्हीं युद्ध के दौरान लोगों के सामने आया, जो कि क्या था, बड़े बिग लेवल पे इंटीग्रेटर कंप्यूटर का, और साथ ही साथ प्रोग्रामेबल किया हुआ डेटा को कलेक्ट करके बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, और ये 1945 में ये क्या हो गया, इंट्रोड्यूस होके आ गया, जिस समय ये युद्ध समाप्ति के तरफ जा रहा था। उस समय जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था भाई? जर्मन और पोलैंड के बीच में। जर्मन और पोलैंड ने, दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया, युद्ध की स्थिति क्रिएट कर दी थी। और 6 साल के दौरान ये कंप्यूटर, ENIAC कंप्यूटर आ गया। तो युद्ध में भी एक तरह से गणना करने के काम लिया गया कि भाई कैसे क्या चीजें हुई। ठीक है, तो ENIAC कंप्यूटर वहां से क्रिएट होकर के आता है। ठीक, अब इसका हम इंग्लिश वर्जन देखना चाहेंगे। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। It was the first programmable general purpose electronic digital computer built in the United States during World War. Its development began in 1943 and it was completed in 1945 to 1946. ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट के टाइम पे जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो ये 1943 में इसका बनना चालू हुआ था, बट टोटली कंप्लीटेड इन 1945 टू 1946। ठीक है, 45-46 में, 1945-1946 में ये पूरा बन करके ENIAC कंप्यूटर तैयार हो। लेकिन बनने का टोटल ये फार्मूला, प्रोग्राम, इंटीग्रेटिंग ऑल टू ऑल चीजें कहाँ से क्रिएट हो गई थी? 1943 में। मतलब कि हमारा जो जर्नी हमने बताया 1939 टू 1945 जो हमारा वर्ल्ड वार हो रहा था, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन तो सेम ही था। इनके बीच में, इन बिटवीन पार्ट्स, इनके बीच में ये चीजें क्या हो गई, रन करने लगी, इंटीग्रेटर कंप्यूटर बनने का सिलसिला जारी था। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है देखते हैं। पर्पज क्या था आखिर में? जब ENIAC कंप्यूटर बन के तैयार हुआ तो कुछ तो पर्पज है ना, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य तो करता ही नहीं है। वो उद्देश्य आपका एडवांटेजफुल हो या डिसएडवांटेजफुल, उद्देश्य तो होता है लॉस या प्रॉफिट। तो उद्देश्य देखते हैं। इट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू कैलकुलेट बैलिस्टिक फायरिंग टेबल फॉर द US। यह मूल रूप से गोलीबारी की गणनाएं करने के काम में लिया गया। अभी मैंने बताया ना कि जब हमारा 1939 से 1945 तक युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें जितनी लड़ाइयाँ होती थी ना, जितने गोलीबारी होती थी, बम बारूद फेंके जाते थे, भाई उसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। अगर पता चला आपके पास 2 लाख कोई चीज है, बम है, गोलीबारी है, और आप सारा का सारा आज ही ब्लास्ट कर दिए, फिर कल तो आप जीरो हो गए टोटल। फिर लड़ाई किस स्तर पे लड़ेंगे? हार जाएंगे, सरेंडर हो जाएगा। लेकिन जब ENIAC कंप्यूटर आया था तो वो बैलिस्टिक गणनाएं कर, बैलिस्टिक जो चीजें थी, टेबल बना करके कि कितना हमारे पास डेटा अवेलेबल और कितना डेटा हमारा डिलीट हो चुका है, आई मीन कि वो कितनी चीजें जा चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड कैलकुलेट करके रखता था। कौन रखता था? ENIAC कंप्यूटर। इन विच ईयर? तो 1945 टू 1946, but it starting in 1943। ठीक है, लेकिन बाद में इसका उपयोग अन्य वैज्ञानिक और सैन्य गणनाओं के लिए भी हुआ। बाद में जब हमारा युद्ध, जर्मन और पोलैंड का विश्व युद्ध क्या हुआ, स्थिर हो गया, रुक गया,
तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये बात अलग है कि इस कंप्यूटर को लड़ाई के उद्देश्य से बनाया गया था, बट नाउ अडेज आज के दौर में ये चीज आज के समय में बंद हो चुका है, तो क्या कंप्यूटर को बंद करके रख देना चाहिए? नहीं। तो वहां के साइंटिस्टों ने क्या डिसाइड किया कि अब हम इसको मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए भाई? मिलिट्री कैलकुलेशन, डिफेंस की चीजें रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई क्या चीजें कैसे हो रही है, वहां पे यूज किया गया। और सोचिए उस समय का कैलकुलेटर का क्या ही जवाब होगा। आज के कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं? वीडियो देख लिया, म्यूजिक ले देख लिया, ऑडियो देख लिया, या एनी अदर टाइप ऑफ द वर्क कर लिया। लेकिन एक छोटा सा डिवाइस जो आपको लग रहा है इनियक कंप्यूटर, उस समय के मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए बहुत ही एक तरह का आशीर्वाद बन करके उभरा हुआ था। ठीक है ना? समझ में आया? नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आकार और पुर्जे। जो हमारा इनियक कंप्यूटर था, इसका किस तरह का आकार था, शेप एंड साइज, कौन से पुर्जे, कौन से कल पुर्जे लगे हुए थे, जिससे हम इनको समझ सकते हैं। तो देखेंगे यह लगभग 30 to 50 फीट क्षेत्र में फैला हुआ था। मतलब 30 से 50 फीट बहुत बड़ा माना जाएगा भाई। आज के डेट में इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी बनाई जाती है, मतलब कि घर मंजिले बनाए जाते हैं, कितने बड़े घर हो जाते हैं। उस समय उतने बड़े तोप जैसे कंप्यूटर हुआ करता था, और इसका वजन लगभग 30 टन था, 30 टन। इस कंप्यूटर को उठाने के लिए भी क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, क्रेन चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल या लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पॉकेट में रख के मूव कर लिए। नेवर पॉसिबल ही नहीं, नॉट एट ऑल। इसमें लगभग 17,000 से 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। हाँ, जब हम आपको बताएंगे वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो आप वहां देखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये यहीं से कंप्यूटर की पीढ़ी शुरू शुरू होता है। यहीं से कंप्यूटर की रीढ़ शुरू होता है कि भाई कैसे कंप्यूटर की दुनिया में हमने एंट्री किया। और सबसे बड़ी चीज, 70,000 रजिस्टर्स लगे होते थे इन ये कंप्यूटर में। 10,000 कैपेसिटर्स, 10,000 कैपेसिटर्स लगे होते थे, और 15 से रिले होती थी। इसमें लगभग 150 किलोवाट बिजली की खपत की जाती थी। जो जैसे आज के डेट में हम 5, 10, 20 किलोवाट की बल्ब, एलईडी बल्ब ग्लो कर लेते हैं, लाइट इमिट हो जाती है उसमें से। उस समय वो कंप्यूटर जो हम आज के डेट में वोल्ट में बात करते हैं, या के डब्ल्यू में बात करते हैं, किलोवाट में, उस समय ये कंप्यूटर जो ये कंप्यूटर था, बिजली की खपत कितनी यूनिट की हो जाती थी, कितना खपत होता था? तो 150 किलोवाट। आ रही बात समझ में? तो इतने तरह के आकार और पुर्जे लगाने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड क्या है? फिजिकल साइज कंपोनेंट्स, उसी का सेकेंड वर्जन ऑफ इंग्लिश है। ऑक्युपाइड अबाउट 30-50 फीट ऑफ फ्लोर स्पेस एंड वेट अराउंड 30 टन्स। 30 से 50 फीट की जमीनी जगह ले लेता था इन ये कंप्यूटर, और 30 टन में इसका वजन होता था। इतना भारी भरकम कंप्यूटर होता था। इट कंटेंट रफली 70,000 80,000 वैक्यूम ट्यूब। इसमें टोटली अगर मान लिया, रफली मान लिया, 17,000 से 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, 70,000 रजिस्टर्स लगे होते थे, 10,000 कैपेसिटर्स एंड 1,500 रिले लगे होते थे। इट कंज्यूम अबाउट 150 किलोवाट्स ऑफ अ पावर। मतलब इतनी सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद इन ये कंप्यूटर का पर्पज सक्सेसफुल हो पाता था, ये काम कर लेता था इतनी सारी चीजें होने के बाद। लेकिन आप मानेंगे ये कंप्यूटर कितना भयावह होगा भाई। कहीं ना कहीं अगर हमको लग रहा है कि एक कमरे में कंप्यूटर रख दिया जाए और एक बच्चे को रख दिया जाए, तो कंप्यूटर को देख के बच्चा ही डर जाएगा। ठीक, आज के डेट के तरह स्मार्ट कंप्यूटर नहीं, इसीलिए तो हमको हम लोग आज बोलते हैं कि हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब है। 30 टन 50 टन का कंप्यूटर नहीं है, महज कुछ ही वेट का कंप्यूटर आज के डेट का रह गया है। और आने वाले इन फ्यूचर अगर हम आपको जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, तो वहां देखेंगे आने वाले फ्यूचर में हार्डवेयर टाइप का कोई कंप्यूटर भी नहीं रहने वाला, कोई डिवाइस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं।
परफॉर्मेंस क्या रहा इनिएक कंप्यूटर का, कैसे काम करता था, हाउ टू पॉसिबल टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क रिलेटेड टू मिलिट्री कैलकुलेशन और अबेलिस्टिक कैलकुलेशन थ्रू अबेलिस्टिक टेबल। ठीक है, तो देखेंगे अब इनिएक कुड परफॉर्म अप टू 5000 एडिशंस पर सेकेंड। देखो भाई कितनी बड़ी बात है, बाप रे, 5000 कैलकुलेशन को 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर लेता है। 1 सेकेंड इक्वल टू 5000 कैलकुलेशन। उस समय, जिस समय आज के डेट की एआई जैसे कंप्यूटर नहीं थे, उस समय तो बहुत बड़ी चीज है भाई। 1945 में देश आजादी से लड़ने के दौर पे गुजर रहा था, उस समय कंप्यूटर में इतनी बड़ी कैपेबिलिटी, दैट्स ग्रेट। इनिएक प्रति सेकंड लगभग 5000 जोड़ एडिशंस कर सकता था, जो उस समय के मैकेनिकल कंप्यूटर से कई हजार गुना तेज था। बात ही ऐसी है, मैकेनिकल कंप्यूटर जो हमने आपको एमसीएम पढ़ाया है, पहले वाले लेक्चर पर जाएंगे, एमसीएम के पार्ट को पढ़ेंगे, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कैसी तरह से काम, किस तरह से काम करता था। उससे भी इनिएक कंप्यूटर हजार गुना, मल्टीप्लाई इनटू थाउजेंड्स, इतने पार्ट से भी ज्यादा करता था। वेरी बात, इतने ज्यादा कैलकुलेशन, इसी के वजह से मिलिट्री ने इसको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया फॉर मिलिट्री डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इनिएक कुड परफॉर्म टू 5000 एडिशंस पर सेकेंड्स व्हिच वाज थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स फास्टर देन अर्लियर मैकेनिकल कंप्यूटर्स। कह रहा है 5000 पहले वाले मैकेनिकल कंप्यूटर से ज्यादा तुलना करके गणना कर पाता था, किसी भी तरह के इसके पास कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है देखिए, जो हमारा इनिएक कंप्यूटर बना हुआ था 1943 में इसकी जर्नी शुरू हुई थी, बट इट टोटली कंप्लीटेड इन 1945, ड्यूरेशन इन 1946। टोटली इस ईयर में कंप्लीट होके तैयार हो गया। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती थी, इनिएक को प्रोग्राम प्लग बोर्ड और स्विचों को फिर से जोड़कर रीवायरिंग किया जाता था। जैसे अगर मैं आपको एक नाम बताऊं, रेस्पबेरी पाई, क्या नाम है, रेस्पबेरी पाई, देखेंगे रेस्पबेरी पाई एंड आर्डिनो यूएनओ, ये कंप्यूटर का एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें हमको बार बार क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। बच्चे ध्यान देंगे, हमको प्लग बोर्ड करना होता है एंड स्विचिंग करनी पड़ती है, क्रियाओं को बार बार पुनः दोहराया जाता है, जोड़ने का काम किया जाता है। जोड़ना इन द सेंस प्लस माइनस नहीं करना है, उसकी असेंबलिंग करनी है, वायर को, स्विच को, कनेक्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से। जैसे हम नॉर्मल माने तो हमारे पास प्लस और माइनस की कनेक्शन क्या हो जाती हैं, मान लीजिए प्लस और माइनस मान लिया, तो हमारे पास 8 8 का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन, या 16 16 का कॉम्बिनेशन। वेयर एज हमारे पास 8 प्लस रहेंगे तो 8 माइनस रहेंगे, 16 प्लस रहेंगे तो 16 माइनस रहेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर जैसा काम करता है, जितने टर्मिनल होंगे सेम होंगे, पैरेलल होते हैं उतनी। तो कह रहा है इन्हीं को प्रोग्राम प्लग बोर्ड और स्विचों को फिर से जोड़कर रीवायरिंग किया जाता था। इसमें मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर नहीं होते थे। इसका कारण क्यों, क्या है भाई, बार बार क्यों किया जाता था, क्यों, क्योंकि वहां उस समय के जो इनिएक कंप्यूटर में जो चीजें थी, वो किसी भी प्रोग्राम के डेटा को स्टोर नहीं कर पाता था। इतने बड़ी स्टोरिंग पावर नहीं थी उस समय के कंप्यूटर में। मतलब टास्क तो कर लेगा मैनुअली, मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, बट क्या किया है, अगर आप कार्य हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद रिकॉर्ड मांगेंगे तो रिकॉर्ड नहीं दे पाएगा। उस समय की ये कंप्यूटर की यही बिग ड्रॉबैक रह गई, बड़ी कमी के तौर पे उभर के आई है। जैसा आज के कंप्यूटर में होता है, इसे सेटअप करने में कई दिन लग सकते। आज के कंप्यूटर में क्या होता था, तुरंत चीजों को हमने कर लिया, तुरंत हो गया।
हम वीजीए पोर्ट कर लें, केबल कनेक्शन कर लें, कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उस समय के कंप्यूटर में क्या होता था, सेट करने में कितने दिन लग सकते थे। अगर कहीं प्लानिंग किया करना हो कि हमको प्रोग्रामिंग करके चीजें डेटा को रन करना है, या इनिएक के थ्रू हमको किसी देश पे ब्लास्ट करने हैं, तो ब्लास्ट करने से पहले इनिएक कंप्यूटर को वहां असेंबल करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। पहले तो इसको ले जाना है, भाई जहाँ ब्लास्ट करना है सबको पता चल जाएगा कोई कंप्यूटर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ बात होने वाली है। ये वैसे ही है जैसे पहले के जमाने की हम देख लें, तो हमारे पास जो वीसीआर होता था, सीडी डीवीडी होता था, क्या होते थे, बिग इन साइज थे, दिख जाते थे। बट आज के डेट में देखिए पेन ड्राइव है जो हमारा, कितना स्मॉल इन साइज हो गया। बट अगर हम इसको भी हटा दे तो क्लाउड स्टोरिंग आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, जीमेल के थ्रू हम कहीं भी या क्लाउड ड्राइव के थ्रू डेटा को शेयर कर लेते हैं। वो तो विजिबल ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलेगा कितने डेटा आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं कंप्यूटर का ड्रॉबैक दो चीज का रह गया, एक तो ये बहुत बड़ा था, दिख जाता था। दूसरा क्या था कि इसको सेट करने में बहुत समय लगता था। प्रोग्रामिंग ENIAC was done by rewiring plugged board and switches. It did not store programs in a memory like modern computer. This process could take days. बहुत लंबे समय ले लेते थे। इसी के वजह से अगर हम मान लें तो ये इस कंप्यूटर का प्लस पॉइंट नहीं रहे। ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या है, पॉइनियर्स एंड लिगेसी, अग्रणी लोग और विरासत। अब दो चीजें समझेंगे। विरासत हम उसको बोलते हैं जिनको बाय डिफॉल्ट चीजें बाय बर्थ मिल जाती है। कोई पैदा राजा बन के ही होता है, फिर उसको राजकुमार बोल दिया जाता है। दूसरा क्या है, अग्रणी लोग, वो राजा तो नहीं होते हैं, बट वो ऐसा टाइम अपने लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं कि फिर वो अपने आप को किंग बना लेते हैं। एक तो जो इनिएक कंप्यूटर था, अब हम चर्चा ये करेंगे कि वो विरासत वाला कंप्यूटर है, लिगेसी कंप्यूटर है, या पॉयनियर्स कंप्यूटर है। किस मेजर पे उसको मेजर करेंगे, तो हम देखते हैं डिजाइन्ड बाय जॉन मार्कली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट and programmed by a team including 6 women programmers. ENIAC helped lay the foundations for modern computing and inspired later computers. मतलब यह है कि इसका डिजाइन जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था। किसने किसने किया था भाई, जे प्रेस्पर एंड जॉन मॉकली, दो लोगों ने मिलकर के इस कंप्यूटर की डिजाइनिंग की। किसने, कौन से कंप्यूटर, इनिएक कंप्यूटर। कौन कौन मिलकर बनाए थे भाई, जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर ने। दो लोग एक विचारधारा के हो पाए तब जाके एक इनिएक कंप्यूटर क्रिएट हुआ। शायद इनके विचारधारा अगर अलग हो जाती तो शायद ना बन पाता। विचारधारा एक हुई तो एक कंप्यूटर एक जनरेशन में आ गया। और इसमें 6 महिला प्रोग्रामरों की टीम ने प्रोग्राम किया। इतना ही नहीं, इसमें जो थी 6th वोमेन, 6 महिला ने काम किया था। 2 जेंट्स तो थे ही थे, 6 महिलाओं ने भी मिलकर के काम किया। इनिएक ने आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी, और यही एक इनिएक ऐसा कंप्यूटर निकल के आया जिसने क्या मांग रख दिया भाई, कि हाँ हम मॉडर्न कंप्यूटिंग के इरा में मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। और बाद में कंप्यूटरों को प्रेरित किया। जब ये बनकर के रेडी हो गया इन 1945 टू 1946, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे कंप्यूटरों को भी इंस्पायर किया, प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि भाई हमने जो कंप्यूटर बनाया है बड़ा तो बन गया है, बट आपके पास अगर टैलेंट है, टीम पावर है, देन यू कैन मेक अ न्यू टाइप ऑफ द कंप्यूटर। एक नया, इससे भी आगे जनरेशन की एक कंप्यूटर बना सकते हो। देखो, एक बात दिमाग में डालने वाली क्या है कि हम मानते हैं कि
हमने जो बनाया वो सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। तो इसके में दो रास्ते निकल के आते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम फेल मान करके वहीं अपने आप को और उस सिस्टम को, हर एक चीज को लॉस कर दें, डैमेज कर दें। दूसरा क्या है कि जिस पॉइंट से वो फेल हुआ है उसी पॉइंट को हम इंप्रूव कर लें। जब हम उसको इंप्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो ही हमारा उस कंप्यूटर का नेक्स्ट वर्जन आएगा। ठीक है। तो लोगों ने इसको दो तरीके से अपने हाथ लिया कि ये कंप्यूटर जो बन के आया, मेहनत से यह किया, तो ये किन के लिए आया था? ये पॉइनियर्स के लिए आया था कि जब 1945 1946 में लोगों ने इसको मिलकर के बनाया, तो ये अग्रणी लोगों के भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लोग क्या हैं, इसको विरासत के तौर पे ले लिए। मॉडर्न भाई, आपको कोई चीज बना बना एक एग्जाम्पल सेट हो जाए तो आपको करना है क्या है? जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट। कुछ मिल तो गया, जो मिला उसी को कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा सा करेक्ट करना है, रीराइट करना है। लेकिन कुछ आपके पास है ही नहीं, तो एग्जाम्पल सेट करना सो डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। ऑपरेशनल टाइमलाइन, संचालन अवधि कैसे चला। ठीक है ना। ENIAC was publicly dedicated in February 1946। जब हमारा ENIAC 1943 में इसका बनने का कार्यक्रम चालू हो गया था। स्टार्टिंग डेट ध्यान देंगे बच्चे, 1946, 1945 1946 में ये फाइनली 46 में बनके कब तैयार हुआ? फेब में। ठीक है। एंड रिमेन्ड इन यूज अंटिल द माइंड 1950s। लेकिन ये फाइनली 1943 में चला था, जिस समय बनना चालू हुआ था। 1945 से 1946 मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए अडॉप्ट कर लिया गया आफ्टर बैलिस्टिक टेबल। लेकिन ये फाइनली इंप्रूव हो गया 1950 में। सन 1950 में लोगों को फाइनली पता चल गया कि भाई इन्हीं कंप्यूटर को हर कोई यूज कर लेता है, कर सकता है। बट मेन चीज है कि भाई उस समय जिसका स्किल इन्हीं कंप्यूटर को ऑपरेट करने लायक होता होगा वही। जैसे समझिए, आज के डेट में क्या एरोप्लेन नहीं है, है ना? क्या आज के डेट में हेलीकॉप्टर नहीं है, है ना? लेकिन क्या हर कोई इसको चलाता है, उड़ाता है? नहीं, क्योंकि भाई उसको हर कोई को ऑपरेट नहीं करने आता है। बट है तो उसी तरह से नहीं, एक कंप्यूटर था उस समय, लेकिन जिसको ऑपरेशनल नहीं करने, ऑपरेशन करने नहीं आता था, ऑपरेट करने नहीं आता था, उन्होंने नहीं चलाया। जिनको आता था उन्होंने काम किया और मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए उसको दे दिया। इन विच ईयर 1950। ठीक है। तो इन्हीं को फरवरी 1946 में सार्वजनिक रूप से समर्पित किया गया और यह 1950 के दशक के मध्य तक इस्तेमाल हुआ। 1950 के जब 6 महीने गुजर गए तो वहां तक एक खत चला। उसके बाद की नई जनरेशन ने अपने काम स्टार्ट कर दिया। फाइनली ये डिनाइड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें चलती रही। ENIAC was publicly dedicated in February 1946 and remained in the use of until the mid 1950s। ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है देखेंगे हम। आज की विरासत क्या है? अगर कोई किसी को ऑफर में या कुछ भी दे देता है तो हम उसको कैसे लेंगे? पॉइनियर्स जैसे लेते हैं या विरासत में? आज की विरासत विरासत क्या है? लेगेसी टुडे। इन्हीं के हिस्से आज स्मिथसोनियन ने इंस्टीट्यूशन जैसे संग्रहालयों में प्रदर्शित है। मीन्स व्हाट? पार्ट्स ऑफ इनिएक आर नाउ exhibited in museums such as the Smithsonian Institutions। कहने का मतलब यह है कि इनिएक जो कंप्यूटर विरासत में आया, स्मिथसोनियन ने इंस्टीट्यूट जैसे संग्रहालयों में इसको क्या कर दिया? फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम में इसको रख दिया कि भाई
अब इस कंप्यूटर के आज के डेट में कोई इसको यूज करता ही नहीं है। क्या है? एक विरासत में रखा गया है। विरासत में क्या है? एक पहचान के तौर पे। जैसे आप बहुत बड़े कोई रिकॉर्ड हासिल कर ले, बट वो रिकॉर्ड एक ही हो, हिस्टोरिकल हो, तो उसका कोई कॉपी बन ही नहीं सकता है, कोई डुप्लीकेट डेटा क्रिएट ही नहीं हो सकता है। तो हम उसको कहाँ रखना चाहेंगे? म्यूजियम्स। तभी तो आने वाली लोग क्या होगी, उस विरासत से चीजों को सीखेंगी कि भाई ऐसे भी हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, जो इतने हजारों हजारों टन के कंप्यूटर चलाते थे। आज के डेट में हम एक कैलकुलेटर, टैबलेट, लैपटॉप चला करके कितने खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, देखेंगे हम। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये कहता है कि मैं आपको थैंक यू बोल दूं। तो थैंक्स, अभी का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। इन ये के बाद हम मिडवेक लेके आएंगे और फिर यूनिवेक लेके आएंगे। ठीक है ना? जय हिंद।